इस बार फिजिक्स ने सारी बाजी पलट दी बच्चों। जो भी बच्चे जेईई एडवांस 2026 दे के आए हैं, कमेंट करके मुझे बताना हाउ वाज योर फिजिक्स, कैसा हुआ फिजिक्स, क्या उसने बाजी खराब कर दी या फिर आपको बनाया बाजीगर। और जो बच्चे 27 और 28 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम सीखेंगे क्या हमें जेईई एडवांस 2026 के फिजिक्स से लर्निंग्स मिली और क्या गलतियां हमें नहीं करनी है मूविंग फॉरवर्ड हमारी प्रिपरेशन में। आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। देखो बच्चों, एक चीज समझना, पेपर का पैटर्न बदल जाने से कैसे एक बच्चा उस टाइम लिमिट में डिस्टर्ब हो जाता है वो समझेंगे आज हम। जनरली क्या होता है, पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स पे बच्चा जाता है। एक थोड़ा सा प्री अजम्पशन करता है बच्चा कि मैथ्स टफ होगा, मैथ्स लेंदी होगा, मैथ्स में टाइम ज्यादा लगेगा, तो पहले मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज्यादा फोकस कर लेता हूं। लेकिन इस बार फिजिक्स में काफी टाइम कंज्यूमिंग सवाल थे। फिजिक्स में ज्यादा टाइम लग जाने के कारण वो मैथ्स को इतना टाइम नहीं दे पा रहा था, तो मैथ्स के कुछ डुएबल सवाल भी उससे छूट गए। यानी अगर आप बिना टाइम लिमिट लगाए उस बच्चे को पेपर दो तो वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन क्योंकि टाइम लिमिट में एक थोड़ा सा वेरिएशन आ गया आज के इस पेपर में, तो आपका डिस्टर्ब हो गया फ्लो और आप अच्छा नहीं कर पाए। पेपर वन की हम बात करें तो पेपर वन आपका मॉडरेटली डिफिकल्ट था, मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में था। लेकिन यहां पे आप देखोगे ना, काफी सारे सवाल बच्चे को लगेंगे कि ये तो देखे देखे सवाल है, लेकिन जब उसको करने जाओगे फिर से वही बात, टाइम काफी लग रहा था, तो 1 घंटे में करना ये संभव नहीं था एक नॉर्मल बच्चे के लिए। पेपर टू पे अगर हम आए तो पेपर टू में डिफिकल्ट सवाल बढ़ गए। पेपर टू में कैलकुलेटिव ज्यादा हो चुका था, काफी लेंदी हो चुका था। पेपर टू में 2 सवाल एक्स्ट्रा भी बढ़ा दिए, यहां 16 सवाल थे और यहां 18 सवाल थे। तो पेपर टू बेटा इस बार रैंक डिसाइडर है। पेपर टू जिसने संभाल लिया उसने अपनी रैंक अपने आप बढ़ा ली। आइए बच्चों, पेपर वन में स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी। पेपर वन में मैच द कॉलम सवाल थे विद ऑप्शंस। जैसा मैंने आपको पुराने भी वीडियो में बताया था कि मैच द कॉलम सवाल आ जाए विद ऑप्शंस तो वो कंपैरेटिवली इजी होता है क्रैक करना। आप देखिए, आपको 4 मैच द कॉलम के 4 रोज थी, वो सारी सॉल्व नहीं भी करें तब भी आपको ऑप्शंस मिल रहे थे, यानी कम समय में आपको ज्यादा नंबर मिल रहे थे। फॉर्मूला मैनिपुलेशन का एक सवाल था मॉडर्न फिजिक्स में, और यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैप्स थे। अभी जैसे मैं बताऊंगा कैसे ट्रैप्स, इन ट्रैप्स में अगर आप अलर्ट के साथ नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आप गलती कर देंगे, आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपने गलती कर दिया। आपका जो गलत हुआ वो ऑप्शन भी था, वो आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और आपको बाद में बड़ा अफसोस होता है। तो बहुत ध्यान से, अलर्टनेस से वो ट्रैप से बचाना था खुद को। टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली था, इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी थी, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो देखे देखे से थे, आप ये डेफिनेटली कर सकते थे। पेपर टू रैंक डिसाइड करेगा। पेपर टू में कुछ नए सिचुएशंस बच्चे के लिए दी गई थी। पेपर टू में कैलकुलेटिव ज्यादा था, पेपर टू में डिफिकल्ट सवाल ज्यादा थे। पेपर टू में ऐसा नहीं है कि सारे ही कठिन थे, कुछ इजी सवाल भी थे, लेकिन बच्चा इस पेपर के माहौल में ऐसा फील कर रहा था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि ये सवाल इजी थे। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम थी कि बच्चा अगर इजी सवाल पहचान के उन्हें ही सॉल्व कर लेता, सही सिलेक्शन स्ट्रेटेजी लगाता, तो बच्चा पेपर टू अच्छे से संभाल सकता था। बच्चों, ऐसे सवालों में सिलेक्शन स्ट्रेटेजी ही इंपॉर्टेंट होती है। 18 सवाल थे, आप इसमें से 6 करिए, 7 करिए, 8 करिए, बस ठीक है, इतने मिल गए काफी है। और ज्यादा मिल जाए 9-10 तो और अच्छी रैंक आ जाएगी। लेकिन अगर आप 6-7 सवाल भी ठीक कर लिए एक्यूरेसी के साथ तो आपने बहुत अच्छा कंपैरेटिव परफॉर्मेंस दिया है। फिर आप सेकंड राउंड में आइएगा, अगले सब्जेक्ट पे जाके उसमें परफॉर्मेंस दीजिए। तो ये आपको बहुत ध्यान से सोचना था। पेपर टू वॉज वेरी टफ। एक तो बच्चा पहले ही 6 घंटे तक सोच नहीं पाता है, इमोशनल कंट्रोल लोग खो देता है, काफी बच्चों का स्टेमिना नहीं होता है इतनी देर फोकस करने का, उस पे डिफिकल्ट पेपर, तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और चीज थी, 2 पैराग्राफ्स दिए गए थे, हर पैराग्राफ में 2 सवाल थे। और एक बात बड़ी विचित्र है, एक क्वेश्चन के थे मात्र 2 मार्क्स।
यानी एक पैराग्राफ के 4 मार्क्स। और जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत मेहनत है, वेरी कैलकुलेटिव। एक सवाल तो फ्लूइड और कैपेसिटर का मिक्स करके आया था, इतना मेहनत करके बच्चा वो सॉल्व करे और उसे मिलेगा क्या, मात्र 2 नंबर। ये मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, और ये सवाल छोड़ देना ज्यादा बेहतर था। कंपैरेटिवली उसमें मार्क्स तो मिल नहीं रहे थे और इतने बड़े सवाल थे, तो ये बच्चे को ध्यान रखना था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको मैं दिखाऊंगा। पेपर 2 में मिक्स कंसेप्ट के सवाल बहुत सारे थे, आइए दिखाता हूं। देखिए, ये था पेपर 1 का क्वेश्चन एनालिसिस। पहला क्वेश्चन रोटेशनल से, फिर ईएमआई, रोटेशनल, ऑप्टिक्स, मॉडर्न, काइनेमेटिक्स, थर्मो, ये आपका सेटअप था। और देखिए यहाँ पे मिक्स्ड कंसेप्ट क्वेश्चन पे देखूं तो फ्लूइड का और रोटेशनल का मिला के एक सवाल था, हीट, कंडक्शन और केटीजी थर्मो का मिला के एक सवाल था। मिक्स्ड कंसेप्ट के सवाल यहाँ पे कम देखने को मिले। अगर मैं आता हूं पेपर 2 में तो ध्यान से देखिए, कैलोरीमेट्री प्लस रेडियो एक्टिविटी, एसएचएम प्लस सर्कुलर, एमईसी प्लस काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैथ्स के लोकस के कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस रोटेशनल एनर्जी के कंसेप्ट, सिंगल स्लिट में एरर्स मिला, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में एरर का कंसेप्ट मिक्स कर दिया गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक एक्सपेरिमेंट का सवाल था, फ्लूइड और कैपेसिटर को मिला के काफी अच्छा कॉम्प्रिहेंशन दे दिया। तो आप देखो मिक्स्ड कंसेप्ट सवाल कितने पूछे गए थे पेपर 2 में। यहीं से एहसास हो रहा है कि डिफिकल्टी कितनी बढ़ गई बच्चे के लिए। तो पेपर 2 काफी टफ था। आगे चलते हैं, तो ये थे बेटा क्वेश्चन नंबर आज फ्रॉम ईच टॉपिक। रोटेशनल से देखिए, रोटेशनल इज द किंग, टॉप पे 5 सवाल। ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को मिला दिया जाए तो 5 सवाल। यहां पे क्वेश्चन का परसेंटेज आउट ऑफ 34 कितने क्वेश्चन थे, उस परसेंटेज के हिसाब से ये आपके सामने है किस टॉपिक से कितने सवाल आए। रोटेशनल, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, हीट, यूनिट डायमेंशन एरर से आपको 3 सवाल देखने को मिले। मॉडर्न से ज्यादा वेटेज यूनिट डायमेंशन और एरर्स का है, ईएमआई से ज्यादा, इलेक्ट्रो से ज्यादा। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी बच्चे पढ़ते ही नहीं है एरर्स। उन्हें ये बात अब ध्यान रखनी है, जो भी आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, एरर्स पढ़ के जाना, छोड़ना मत। एक्सपेरिमेंट एंड एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये रहा आपका पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ टॉपिक से तो सवाल ही नहीं पूछे गए। YDSC बच्चों के लिए स्कोरिंग होता है, नहीं पूछा गया। ग्रेविटेशन बच्चे के लिए स्कोरिंग होता है, नहीं पूछा गया। फोटो इलेक्ट्रिक, एक्सरे नहीं पूछे गए। मॉडर्न से 2 ही सवाल थे, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, स्ट्रिंग वेव्स, AC, सेंटर ऑफ मास स्पेसिफिक, फ्रिक्शन स्पेसिफिक, इलास्टिसिटी स्पेसिफिक। इन टॉपिक्स पे कोई भी सवाल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, मैं आता हूं पेपर 1 के डिटेल्ड एनालिसिस पे। जो मैं आपको बता रहा था, मैच द कॉलम वाले सवाल मैं आपको करना सिखाता हूं। देखिए कैसे। आइए पेपर 1 के हम एक सवाल पे आते हैं। देखिए ये पहला सवाल था। अब देखिएगा आप यहाँ पे कितनी बारीकी थी, यहाँ पे आप समझिएगा। जैसे एक ऑप्शन बी है, एक ऑप्शन सी है, कंप्लीट सेटअप सेम है, ये 2 और 4 का यहाँ पे चेंज है। इतना छोटा माइन्यूट मिस्टेक एक बच्चे ने करी। आओ देखो मैं दिखाता हूं। तो आप मेरे को ये बताना कि आपका एक सेंटर यहां पे है, दूसरा सेंटर यहां पे है। ये आपका पूरे स्फीयर का सेंटर है। स्फीयर का सेंटर फिक्स्ड हो चुका है और ये एंगल दोनों के बीच का, सेंटर से सेंटर के बीच का एंगल दिया था डेल्टा थीटा। ठीक है। अब देखो मेरा एक सवाल है, मैं अगर इसको रिलेटिव टू 1 बात करूं, 1 को मैं रेस्ट पे रख दूं और पूछा जा रहा है वापस कब मिलेंगे, तो मैं ऐसे ही करता हूं, एक के रिलेटिव दूसरे को देखता हूं। तो अगर मैं देखूं कि वापस कब आएंगे, तो वापस वो इस तरफ आएगा और तब इससे टकराएगा। अब मेरे को बताओ आप कि इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। तो बच्चे ने क्या सोचा, बच्चे ने सोचा कि वो यहां पे डेल्टा थीटा पे था, यस, और वो घूम के यहां पे आएगा तो वो 360 चलेगा, 2 पाई रेडियन में चलेगा, उसमें से डेल्टा थीटा माइनस कर दिया। तो बच्चे ने 2 पाई माइनस डेल्टा थीटा किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चे, इतना अच्छा बच्चा था और देखिए वो इतनी छोटी गलती करके आ गया। पूरा सवाल उसने सही किया यहाँ पे,
कंप्लीट जर्नी उसने सही हासिल की, बस ये गलती से उसने टिक कर दिया बी, बट करेक्ट आंसर था यहाँ पे सी। समझ में आया? ध्यान से समझते हैं कि गलती क्या हुई। अब देखो यहां पे गलती क्या हुई, आपका जब वो वापस आके टच करेगा तो वो देखिए ये डेल्टा थीटा और ये भी तो डेल्टा थीटा होगा, ये डेल्टा थीटा तो भूल गया, यानी वो कितना कवर किया, वो कवर किया 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। समझ में आया बच्चों? कैसे एक छोटी सी गलती, इस सवाल में और भी ऐसे छोटे छोटे ट्रैप्स थे, जो आप गलत कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ऐसे बहुत सवाल आपको इस बार फिजिक्स में देखने को मिले। आइए बच्चों, अब मैं आपको एक मैच द कॉलम सवाल कराता हूं और देखो कैसे वो चुटकियों में हो जाएगा। आप मेरे को बताओ, क्या आपने ये सवाल पहले नहीं देखा है? ये ईएमआई का सवाल है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे आपकी एक हाफ रिंग है जो हिंज कर दी है सेंटर से और वो घूम रही है। तो बाहर थी तो इसका फ्लक्स 0 था, अंदर जाएगी जब तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा तो करंट आ जाएगा। अब आपसे यहां पे पूछा था कि अलग अलग सेटअप में करंट का ग्राफ बना के दीजिए। अब ध्यान से देखिए यहां पे ये दोनों देखिए आप, एक ऑप्शन में करता हूं, इससे आपको कितनी क्लैरिटी मिलेगी। यहां पे देखिए ये पूरा इनसाइड है, ये पूरा आउटसाइड है, ठीक है। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये आपका फाइनल सेटअप हो जाएगा। अब सोचना ये चीज कि अभी इनसाइड फ्लक्स का एरिया कौन सा है, एक सेक्टर का एरिया, यस, इनसाइड फ्लक्स का एरिया ये है, एक 60 डिग्री के आर्क का एरिया। अब धीरे धीरे वो 60 डिग्री का आर्क बाहर आएगा और दूसरा 60 डिग्री का सेम आर्क अंदर जाते जाएगा, जितना एरिया बाहर आएगा उतना एरिया अंदर जाते जाएगा। तो इनसाइड का यहां पे फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये आपने सोच लिया। तो फ्लक्स कांस्टेंट तो ईएमएफ 0 तो करंट 0, इसके लिए करंट 0 का ये ग्राफ था, तो एस के लिए आना चाहिए 4। देखिए कहां कहां है, यहां पे और यहां पे, बस 2 ऑप्शन बचे, 2 रिजेक्ट हो गए। आर के लिए कर लीजिए, आर में भी देखिए आप 60 डिग्री घूम गया एक बार, उसके बाद जब तक वो अंदर है तब तक उसका फ्लक्स कांस्टेंट है। तो एक बार वो एंट्री कर देता है, उसके बाद उसका फ्लक्स कांस्टेंट ईएमएफ 0 हो जाता है। तो पहले करंट था फिर 0 हो गया, ये देखिए किस में है, पहले करंट था फिर 0 हो गया, देखिए ये रहा, पहले करंट था फिर 0 और फिर बाहर निकलते टाइम चेंज होता है डायरेक्शन, तो करंट था फिर 0 फिर नेगेटिव हो गया बाहर निकलते टाइम। यहां पे क्या हुआ, वापस से पॉजिटिव हुआ, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो गया 1। तो इसके लिए देखिए हो गया 1, तो R1 S4 वो किस में है, सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको यहाँ पे मैच द कॉलम करने थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए एक ऑप्टिक्स का भी थ्योरेटिकल सवाल था और ये तो काफी आसानी से हो जाएगा। रेनबो मतलब 7 कलर मतलब डिस्पर्जन होना चाहिए, यहाँ पे डिस्पर्जन एक ही ऑप्शन में था तो आर का हो गया 1। फिर आते हैं कलरफुल स्काई, स्काई कलरफुल कब होगी, जब कुछ आयंस होंगे, आयन से एमिशंस होगा, एक ही ऑप्शन में था 5 तो P5। फिर आगे बढ़ते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस किस में थे, डिफ्रैक्शन में थे, तो ये हो गया 3। और पार्शियली पोलराइज, देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे, थ्योरेटिकल ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी पे, उस पे बेस्ड मैच द कॉलम था। और देखिए पार्शियली पोलराइज सनलाइट कब होती है, जब लाइट मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के साथ स्कैटर होती है। तो 5 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है, ए में, तो ए हो गया सही जवाब। तो देखिए इस तरीके से आपको करना था, पहले मैच द कॉलम विद सिंगल करेक्ट और फिर आप डिसाइड करते पूरा एक बार एनालिसिस करके कि हमें कौन से सवाल करने चाहिए थे। अब आते हैं हम पेपर 2 पे। तो पेपर 2 की डिफिकल्टी ज्यादा थी, नए पैटर्न के सवाल ज्यादा थे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, ये एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, इसमें अगर सही फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके सही तरीके से कर लिया तो ये सवाल बहुत आसान है, अदरवाइज ये सवाल उस फॉर्मूले तक नहीं पहुंचोगे तो ये नहीं कर पाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं,
न्यूक्लियर फिजिक्स और कंडक्शन, यहां पे न्यूक्लियर फिजिक्स और कैलोरीमेट्री को मिला के एक सवाल था। आप मेरे को बताइए, क्या ऐसे सवाल आपने एडवांस क्यूएफटी हमारी टेस्ट सीरीज में नहीं देखे? टेस्ट सीरीज के हर एक पेपर में आपको रेडियो एक्टिविटी के ऑलमोस्ट सवाल मिल रहे होंगे। आपको मॉडर्न के ऐसे सवाल आपको काफी मिले क्विजर की एडवांस फुल टेस्ट सीरीज में। तो बच्चा पहले से ही तैयार था इन सवालों के लिए। तो बच्चे, टेस्ट सीरीज का आपको कितना बेनिफिट हुआ कमेंट करके बताना। मुझे पर्सनली बच्चों ने बहुत बताया कि उनको काफी बेनिफिट मिला। ये भी देखिए, अभी मैं इसको सिलेक्शन वाली कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूं। ये देखिए मिनिमम डेविएशन का डिफरेंशिएशन, देखिए यहां पे मिनिमम डेविएशन स्मॉलेस्ट कब होगा, तो ये भी आप देखो क्यूएफटी में था कि नहीं, बताना मेरे को। जो हमारी क्विजर की फुल टेस्ट है उसमें आपको इसे देखने को मिला कि नहीं? सेम सवाल क्विजर की टेस्ट सीरीज में था, जहां पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को डिफरेंशिएट करना था। तो ये वर्किंग आपको ध्यान रखनी थी। अब देखिए यहाँ पे दिस वाज अ टफ सवाल, दिस वाज अ डायग्राम ही ओनली टफ, तो बच्चा कैसे करेगा? तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिक्स हो गई। जिस बच्चे को आता है उस बच्चे के लिए स्कोरिंग पॉसिबल थी, अदरवाइज नहीं। तो फिर देखो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोटेंशियल का एक सवाल, ये देखो आप कर सकते थे, ये अटेम्प्ट किया जा सकता था। उसके बाद डायपोल का एकदम स्टैंडर्ड सवाल, ये अटेम्प्ट किया जा सकता था। यहां पे भी मैं आता हूं अगर, तो यहां पे आप देखो, ये अगर मैं सवाल लूं, ठीक है, तो ये अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपको फॉर्मूला की क्लैरिटी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राउंड 1 में बस सिलेक्शन करवाना सिखा रहा हूं कि इन सवालों को मैं राउंड 1 में अटेम्प्ट करूंगा। ये देखिए ग्राफ वाला सवाल, ऐसे ग्राफिकल थर्मोडायनेमिक्स के कितने सवाल क्यूएफटी में पूछे गए थे, तो ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और ये आइसोकोरिक, ये ग्राफ आपने देखे होंगे, इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। स्क्रू गेज का सिमिलर सवाल देखो, सेम पैटर्न पे क्यूएफटी में आपको देखने को मिला था, ये आप अटेम्प्ट कर सकते थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एरर्स का एक इजी सवाल दिख रहा है, ये अटेम्प्ट कर सकते थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इजी सवाल था, ये बहुत ही इजी सवाल था। देखो यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ पे सवाल था। ब्रूस्टर्स लॉ कब होता है बताओ? आपको बोला ये वाली जो रे है, ये रे प्लेन पोलराइज रे बन गई। तो ये कब होता था? जब आपका एंगल पोलराइजिंग होता था और ये 90 डिग्री। यस, तो ये हो गया आर, ये एंगल 90 माइनस आर। सही है बच्चों, पोलराइजिंग एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में 90 डिग्री बनाती थी, और जो रिफ्लेक्शन वाली रे है वो बनाती थी आपका प्लेन पोलराइज्ड वेव। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो 4/3 साइन थीटा पी इज इक्वल टू 4/√3 साइन आर। यस, अब देखिए यहां पे 4 से 4 कट गया, साइन थीटा पी इज इक्वल टू √3। अब देखिए ये आर और 90 माइनस आर, इससे क्या रिलेशन आ रहा है? तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम होने चाहिए बेटा, तो 90 माइनस आर थीटा पी के बराबर होना चाहिए। तो आर हो गया 90 माइनस थीटा पी। यस बेटा, तो साइन आर क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा पी यानी कॉस थीटा पी। तो इसको नीचे ले आइए, टेन थीटा पी इज इक्वल टू √3, तो पोलराइजिंग एंगल आ गया 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल क्या होना चाहिए इस कंडीशन के लिए? 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये 60 है तो ये 60, और ये वाला मीडियम और ये मीडियम सेम है, सेम मीडियम में सेम एंगल होता है। यस, तो नॉर्मल से यहाँ पे 60 है तो यहाँ भी 60 होना चाहिए, और सवाल खत्म हो गया। आपसे आई पूछ रहा था, आई इज 60। बस यहाँ पे आपको ब्रूस्टर्स लॉ की कंडीशन लगानी थी, फिर ये समझना था कि सेम स्लैब में सेम एंगल होगा, और ये हो गया सवाल। तो इस तरीके से देखिए, अभी हमारे 3-4 सवाल, 5 सवाल के आसपास हो गए हैं सिलेक्ट। ये जिसको आता है हाफ डिफ्लेक्शन उसके लिए इजी, अदरवाइज ये छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यूनिट डायमेंशन का एक सवाल मिला, ये अटेम्प्ट करना था। फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो देखिए पैराग्राफ वाले सवाल बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने थे, ये भी सवाल बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना था। तो राउंड 1 में आप 6-7 सवाल ढूंढ लिए, इसको अटेम्प्ट कर लो,
फिर अगले सब्जेक्ट पे जाओ, वहां पे परफॉर्मेंस दो, फिर वापस आओ और देखो कहाँ इंप्रूव कर सकते थे मार्क्स। इस तरीके से आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2027 और 28 के लिए हम क्या सीख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप अब फिजिक्स को लाइटली नहीं ले सकते। फिजिक्स मेंस में इजी आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स एडवांस में भी इजी आएगा। फिजिक्स अब 5 मिनट के वीडियो, 5 मिनट के फॉर्मूला रिवीजन, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, उससे नहीं होगा। एक वन शॉट देख लिया, सिर्फ उससे को समझ में आ जाए, ऐसे नहीं होगा। आपको जेन्युइनली फिजिक्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे सवाल, अच्छी टेस्ट सीरीज पे मेहनत करनी होगी, आपको टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए बच्चों, आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा। आपको टफ लैंग्वेज, जेईई एडवांस के टेक्सचर के सवाल करने चाहिए। अब टाइम लिमिट में सॉल्व करना आना चाहिए, सिलेक्शन रिजेक्शन स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस होने चाहिए, आपका स्टेमिना होना चाहिए लंबे सवालों को करने का। बच्चों ये बातें बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप अपनी आदत में नहीं लाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके, तब तक ये आप नहीं कर पाते हैं। आदत में कैसे आएगा, जब आपके पास एक बेस्ट रेलिवेंट टेस्ट सीरीज होगी। जो हमने QAFT इस साल लिए थे, उन बच्चों से आप पूछिएगा और 26 एक्सपेरिमेंट बताइएगा कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ क्विजर एडवांस फुल टेस्ट सीरीज। काफी बच्चों के इतने मैसेज आए कि हमें कुछ नया लगा ही नहीं पेपर में, क्योंकि QAFTs में इतनी रिगरस टेस्टिंग पहले ही हो चुकी थी। लैंग्वेज कैसे आती है वो पहले ही बच्चों को पता था, कैसे सिलेक्शन रिजेक्शन करना है वो पहले से एक्सपोजर उनको मिल चुका था। और पेपर टफ आ जाए तो क्या इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए वो पहले से बच्चों को पता था। इतने सरप्राइजेस उनको पहले ही मिल चुके थे कि वो इस पेपर में कुछ नया नहीं फील कर रहे थे, उनको लगा कि हम QAFT ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए, यू कैन चेक आउट द क्विजर टेस्ट सीरीज, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और बहुत मॉक देने हैं, बहुत मॉक देने हैं। जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज होगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। स्टेमिना बढ़ाना है, देर तक पढ़ाई करने का और लंबे सवालों को सॉल्व करने का। एक चीज मैं लास्ट में बोलूंगा, एक्सपेरिमेंट्स और एरर वाला चैप्टर मत छोड़ के जाना। बहुत स्कोरिंग चैप्टर था इस पेपर में। काफी जगह मैंने देखा है ये आखिरी में कराया जाता है, जब तक सिलेबस खत्म होता है, फिर उसके बाद बच्चे की बोर्ड्स आ जाती है, बच्चे का ये पेपर में हो ही नहीं पाता है। ये मत करिएगा प्लीज, एक्सपेरिमेंट एरर्स पढ़ के जाइएगा। इस पेपर में करीब करीब, अगर मैं करंट वाला भी एक्सपेरिमेंट में डालूं तो 4 सवाल थे यूनिट डायमेंशन एरर एक्सपेरिमेंट से, और ये सारे सवाल अगर आप करते तो आपकी रैंक बहुत बढ़ जाती। और बेटा कभी भी कोई चैप्टर पढ़ोगे ना, पूरा पढ़ना, आखिरी के टॉपिक स्किप मत करना। क्या होता है, जैसे मैं वेव ऑप्टिक्स का एग्जांपल लूं तो YDSC बच्चा बहुत शानदार मेहनत से, पूरे एंथू से पढ़ता है, पूरे जुनून से सारी प्रैक्टिस करता है, आखिरी में आता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, आखिरी में आता है पोलराइजेशन, बच्चा वो नहीं करता है। और आज के इस पेपर में YDSC तो पूछा ही नहीं, सिंगल स्लिट पूछा और पोलराइजेशन पूछा, दोनों स्कोरिंग सवाल थे, छोटे से टॉपिक, जल्दी से कर सकते थे, थोड़े से सवाल होते हैं उसके, लेकिन वो नहीं करता है बच्चा। तो इसलिए कोई भी चैप्टर उठाओ तो पूरा पढ़ो, और अगर कोई चैप्टर छूट रहा है तो पूरा छोड़ दो, लेकिन जो किया है वो तो पूरा करो। और मेंस लेवल पे जितने ज्यादा सवाल कर लेते हो, जितना चैप्टर कवरेज होगा मेंस लेवल पे, उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि मिक्स्ड सवाल काफी पूछे गए। मिक्स्ड सवालों के लिए तैयार रहना है, जो हमने इस बार QAFT में भी काफी पूछे थे। तो बच्चों ध्यान से ये सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको QAFTs के भी सवाल बता दूं, जो बच्चों ने भेजा है मैसेज कि देखो सर ऐसे सवाल आपने पूछे थे, ऐसे ही सिमिलर लेवल के सवाल हमको देखने को मिले। इन सवालों के थॉट प्रोसेस से बच्चे को एडवांस में आज हेल्प मिली। जैसे ये देखिए, ये क्विजर की फुल टेस्ट में था सवाल, मिनिमम डेविएशन आपको यहां पे पूछा गया है, और मिनिमम डेविएशन का रेट ऑफ चेंज पूछ लिया। तो मिनिमम डेविएशन को डिफरेंशिएट करके 0 करने का आज के इस पेपर में सवाल था, जो क्विजर में पहले ही बच्चे को सिखा दिया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, EM वेव्स का देखिए ये सवाल था। EM वेव्स के सवाल में रिगरस टेस्टिंग हुई है, मल्टीपल चीजें पूछी गई हैं। वैसा ही EM वेव्स का सवाल आज सिमिलर देखने को मिला।
फिर आगे चलते हैं, ऐसे कितने सवाल आए देखो, कितने सवाल क्विजर में आए हैं। हर टाइप का पेपर आपका टेस्ट सीरीज में टेस्ट कर लिया था थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ग्राफिकल सवालों में, और मोर देन वन करेक्ट सवाल थे, और मोर देन वन करेक्ट सवालों में मल्टीपल चीजें कैलकुलेट करवा के आपको दिखाई गई थी। क्विजर में ऐसे बहुत सवाल थे जो आपका हर ऑप्शन में बहुत मेहनत मांग रहे थे। तो पहले बच्चा क्या करता था, पहले बच्चा कमेंट करता था कि सर इतने लेंथी कैलकुलेटिव सवाल तो आते ही नहीं है, आप क्विजर में क्यों पूछ रहे हैं। उन बच्चों को अब एहसास हो रहा होगा कि इतना सोच समझ के टेस्ट सीरीज बनाई थी कि ऐसे ही सवाल इस एडवांस में फिजिक्स में आपको देखने को मिले। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के मल्टीपल पैटर्न्स यूज किए गए थे। देखिए, डिस्क के ऊपर एक रिंग रोल कर रही है, तो इसको कैसे हैंडल करना है, ओमेगा सेंटर ऑफ डिस्क के कैसे निकालना है। अगर आप एक डिस्क के ऊपर रिंग चला रहे हैं तो आपको रिंग की ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द फिक्स्ड डिस्क निकालनी थी। तो इस फिक्स्ड स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में ओमेगा कैसे निकालें, ये तो पहले ही क्विजर में सीख चुके थे। फिर उसके बाद आज के इस सवाल में जो आज आया था उसमें आपको बस रिलेटिव मोशन लगाना था। एक की ओमेगा आ गई, दूसरे की ओमेगा आ गई, तो आपको थीटा रिलेटिव अपॉन ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू टाइम ऑफ कोलिजन, बस यही तो करना था। लेकिन इसका जो बेसिक है वो हमने क्विजर में मल्टीपल उससे भी टफ सवाल देके आपको सिखाया गया था। और भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। देखो, ये स्क्रू गेज का सेम पैटर्न पे आपको आज सवाल देखने को मिला है, उसमें बस 0 एरर इंक्लूडेड था, बट आप टेक्सचर देखिए सवाल का, एज इट इज ये एग्जाम में आपको देखने को मिला। यानी आपके लिए खूब मेहनत की जा रही है। कमेंट करके बताइएगा सारे 2026 के बच्चे कि कैसे आपको AYJR से हेल्प मिली, कैसे क्विजर की फुल टेस्ट सीरीज से हेल्प मिली। बच्चों, और सेशन में लाऊंगा इसकी डिटेल एनालिसिस, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आपको सिखाएंगे। इस प्लेटफॉर्म को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे अब बहुत शानदार सवालों की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। मिलेंगे अगले सेशन में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव, बाय।